गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, मगरा पुंजला। मेरे दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको वस्त्रोत्पादक रेशों के द्वितीयक गुण, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया था और मैंने ये बताया था आपको कि अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को अगले वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर बाकी रह गया है उसको पूरा करेंगे। तो आज मैं आपको पार्ट 2, है ना, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, वस्त्रोत्पादक रेशों के द्वितीयक गुण या द्वितीय गुण। सेकेंडरी क्या होता है? सब हिंदी वाले हो ना छात्र हैं? गुण टेक्सटाइल फाइबर। प्राइमरी फाइबर के बारे में मैंने आपको डिटेल्स चर्चा कर दिया था। आज मैं आपको वस्त्रोत्पादक रेशों के द्वितीयक गुण के बारे में चर्चा कर रही हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो कमेंट करते हो कि मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो आप मेरे पढ़ाने के तरीका को अगर आप जानना चाहती हैं, देखना चाहती हैं बेटे, तो सबसे पहले मैं, चलो हट जाती हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे किया था कमेंट कि मैडम आप हट जाएं तो मैं इसका शॉट ले लूँ, स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप टेक स्क्रीनशॉट, तब मैं आपको आगे जाकर के पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाते समय मिटाते चली जाऊंगी और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। ले लो पहले आप। स्क्रीनशॉट ले ली। अब देखो, वस्त्रोत्पादक रेशों के द्वितीय गुण में आज जो मैं चर्चा कर रही हूं, मिटाती हूं इसको मैं, ठीक है। मॉइस्चर रिगेन। मॉइस्चर मतलब समझते हो क्या होता है? नमी। रीगेन माने फिर से प्राप्त करना। री मतलब क्या होता है? पुनः। गेन माने प्राप्त करना। नमी प्राप्त, पुनर्प्राप्त कर दो, पुनः प्राप्त कर दो, कुछ भी कह सकते हो। इसको हम याद करने की दृष्टि से एब्जॉर्बेंसी, अगर एब्जॉर्बेंसी आया ऑप्शन में तो घबराना मत। एब्जॉर्बेंसी मतलब अवशोषकता। मॉइस्चर रिगेन और अवशोषकता बोथ आर सेम थिंग। क्या है? मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी बोथ आर द सेम थिंग। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रही हूं? अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब भी आप कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, जैसे अभी ये बता रहे हैं, ये आपका डस्टर है, मेरा कपड़े का था, कपड़े का है और डस्टर है, इससे मैं पोंछती हूँ। तो अब देख रहे हो ना, काले हो गए, बिल्कुल पोंछते पोंछते काले हो गए। हुए काले? नहीं काले? दिख रहा है आपको? पूरा गंदा हो गया है। अब इसको मुझे धोना पड़ेगा। कब तक इस गंदे कपड़े से मैं इसको बोर्ड को पोंछते रहूंगी? धोना पड़ता है ना। इसी तरह से जो अपन कपड़े पहनते हैं रोज का, उसको भी धोना पड़ता है। धोते हैं अपन और तभी पहनने योग्य बचता है। अगर धोते समय नमी अवशोषकता नहीं रहेगी, मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी नहीं रहेगा किसी रेशों में, तो उसको धोना और धोकर सुखाना भारी काम होगा। फिर उसको पहन नहीं पाएंगे। गंदे वस्त्र कितने दिन पहनोगे? कोई भी कपड़ा तुम कितने दिन मैक्सिमम पहन सकते हो बताओ? कौन इतना हिम्मती है जो कहेगा नहीं भैया मैं तो 1 सप्ताह से भी पुराना गंदे कपड़े में पहन सकता हूँ। कोई कह सकता है मैं 15 दिन पहन सकता हूँ, कोई कहता है मैं 1 महीना पहन सकता हूँ, और कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं साल भर गंदा कपड़ा पहन सकता हूँ। कोई है ऐसा? नहीं ना। है क्या? तो बता दो। कोई भी एक बंदा हो तो बता दो कि है मैडम। नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब है कि जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी है, मॉइस्चर अवशोषकता है ना, वो जरूरी है वस्त्रोत्पादक रेशों के लिए। लेकिन कौन सा गुण है? सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है। ठीक उसी तरह जैसे रोटी दाल सब्जी आप खाते हो और आप तृप्त हो जाते हो, लेकिन अगर उसके साथ आपको हलवा मिल जाए खाने के लिए, अगर उसके साथ आपको पकौड़ा मिल जाए खाने के लिए, उसके साथ अगर आपको जलेबी मिल जाए खाने के लिए, और मजा आ जाता है। तो जो नमी अवशोषकता है ना, नमी अवशोषकता, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी,
यह रेशों का सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? रेशों का द्वितीयक गुण है। और इसको कैसे नापते हैं, क्यों जरूरी है, कैसे नापेंगे? अगर एग्जामिनेशन में आए आपके जीआईसी में या फर्स्ट ग्रेड होम साइंस में अथवा आपके पीजीटी या टीजीटी में अगर आए प्रतिशत एब्जॉर्बेंसी को हम कैसे मापते हैं, क्या मापदंड है, तो क्या होगा? वेट ऑफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई फाइबर। हिंदी वाली छात्राएं समझें, अवशोषित नमी का भार, वेट मतलब क्या होता है? भार। किसका? एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब कितना उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई फाइबर, ड्राई फाइबर का वजन कितना था। समझ गए? किसको हमने किससे डिवाइड किया? जैसे मान लो आज मैंने पहना हुआ है एक कोट को, अगर इसको हम पहले इसको हमने तौल लिया पहले, ठीक है, कि इसकी वजन कितनी है, मान लो ये 400 ग्राम का है, ठीक है, इसको हमने पानी में डाल दिया, गीला कर दिया। गीला करने के बाद हमने देखा कि इसने कितने नमी को अवशोषित कर लिया है निचोड़ने के पश्चात, तो क्या मिलेगा हमें? वेट ऑफ एब्जॉर्ब, कितना इसने पानी को एब्जॉर्ब किया, कितनी इसने नमी को एब्जॉर्ब किया, है ना, यही इसका प्रतिशत। और मल्टीप्लाई बाई प्रतिशत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत है तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत है तो यही होता है ना प्रतिशत। प्रतिशत तो सब जानती होगी, अरे 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े होंगे अपन ने। प्रतिशत मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं क्यों जरूरी है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किन रेशों का सबसे कम नमी अवशोषकता है, किन रेशों का सबसे कम है, तो देखो आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का कपड़ा को पानी में डालोगी, जो विशुद्ध पॉलिस्टर रहेगा, जिसमें कि आपको दूसरा कोई फाइबर मिला हुआ नहीं है, ना उसमें कपास मिला हुआ है, ना उसमें ऊन मिला हुआ है, ना इसमें कुछ और चीज मिला हुआ है, तो उसको पॉलिस्टर को जब हम डालेंगे, है ना, तो तब उसका नमी अवशोषकता देखेंगे 3 से 5% ही है। कितनी है? 3 से 5%। और यही बड़ा कारण है कि जब कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े को हम गर्मी के दिनों में पहनते हैं तो हमारे पसीने को बेटा एब्जॉर्ब नहीं करता है, हमारे पसीने को सूखने नहीं देता है। और जब तक हमारे शरीर से निकला हुआ पसीना रेशों के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे और वो जल्दी से जल्दी उड़ नहीं जाएंगे, मतलब वातावरण में नहीं उड़ जाएंगे, तब तक वो वस्त्र अच्छा नहीं माना जाता है, पहनने योग्य नहीं माना जाता है। तो समझ गए? पॉलिस्टर है, नायलॉन है, डेक्रोन है, टेरिलिन है, दुनिया भर का फाइबर है, इतनी संश्लेषित रेशा है जो आज जाओ मार्केट में तो अनगिनत है। दिमाग खराब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कितने तरह के कपड़े, कितने रंग के कपड़े, तमाम तरह के कपड़े, बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पॉकेट में तो पैसा है 1000 रुपए और दिमाग तो चल रहा है कि भैया 1000 रुपये में ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, लूं क्या? तो नमी अवशोषकता की जो बात आती है पॉलिस्टर वाला, तो पॉलिस्टर में सबसे कम नमी अवशोषकता देखने को मिलती है। इसी कारण गर्मी के दिनों में अगर आप सिंथेटिक कपड़ा जैसे नायलॉन पहन लेते हो या पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हो तो बेटा वो शरीर को दुख देता है। आप साड़ी पहन के देखो गर्मी के दिन में, सूट पहन के देखो गर्मी के दिन में, ब्लाउज पहन के देखो गर्मी के दिन में सिंथेटिक कपड़े का, तो आपको खुजली मचने लगेगी, खास करके कांख की तरफ, जहां जहां हमारा लगता है, क्योंकि कांख के पास पसीना अधिक निकलता है, वो एब्जॉर्ब होता नहीं है, वहां फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, है ना, तो ये कहलाता है नमी अवशोषकता। वही नायलॉन का 11 से 12%, एसीटेट का 25 से 30%। एसीटेट कौन सा? आपको पढ़ाए थे बेटे क्लास में, एसीटेट्रोन का, है ना। सूती का देखोगे तो 50 से 60% मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी है, 50 से 60। इसीलिए सूती के वस्त्र गर्मी के दिनों आप पहनते हो तो भी बड़ा मजा आता है। इसका यही गुण है कि जैसे हमारे शरीर से पसीना निकला, पीठ से निकला, पेट से निकला, कांख से निकला, जिन अंगों से निकला पसीना, वहां पर सूती वस्त्र जो प्योर कॉटन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या करेगा? वातावरण के संपर्क में आकर के वो पसीना सूख जाएगा। पसीने में पानी होता है ना ज्यादा, आपको मालूम तो है ना। आप गर्मी के दिनों में खुद एहसास करो, थोड़ा देर के लिए देखो कि अभी बैठे वहां पर एहसास करो कि गर्मी के दिन में कितनी पसीने निकलती है। चेहरे से निकलता है, कांख से निकलता है, हाथ से निकलता है, पीठ से निकलता है,
पेट से निकलता है, सब जगह से पसीना निकलता है, टप टप निकलता है। और जब लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा है, देखो पसीने के मारे कैसा बेहाल हो जाता है हालत गर्मी के कारण। और जितनी गर्मी निकलेगी उतना पसीना निकलेगा। और अगर आपका वस्त्र जो है पसीना को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, पसीना को नहीं ले पा रहा है, तब क्या होगा बेटा? तब क्या स्थिति होगी? सोच सकती हो तुम क्या होगा? बहुत खुजली मचेगी। सिंथेटिक कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा, अब पहन ले तो थोड़ी फुंसियां होगा। और इसीलिए छोटे बालकों को हम कभी भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने को देते हैं। छोटे बालकों को अगर सिंथेटिक कपड़े पहनाओगे तो उनकी त्वचा और भी मुलायम होती है, और भी कोमल होती है, थोड़े फुंसियां हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, हमेशा याद रखना कि गर्मी के मौसम में बच्चों को, छोटे नन्हे शिशु को कभी भी आप सिंथेटिक वाले कपड़े मत दीजिए। जो पॉलिस्टर का है, जो डेरिलिन का है, जो डेक्रॉन का है, जो नायलॉन का बना हुआ है, इसका यूज मत करो। सूती कपड़े पहनाओ, ज़्यादा फायदेमंद रहता है बच्चे की त्वचा के हिसाब से, और हमारे लिए तो है ही। समझ गए बात को? रेयॉन का जो कपड़ा होता है वो, उसमें मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी 90 to 95% होता है। रेशम में 10 से 12% होता है। तो अलग अलग रेशों में इसकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। अब समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा आपको, और आपको समझ में आ गई? अब देखो दूसरा, अगर रेशों में एक मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी होगा तभी उसकी धोने वाला मिलेगा, और उसको परिसज्जा मतलब फिनिशेज, जैसे डाइंग करना होता है, विभिन्न रंगों से रंगना होता है। तो जब इसमें एब्जॉर्बेंसी पावर होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी पावर होगा, तभी वो विभिन्न रंगों में रंगे जा सकेंगे। तो आपको समझ में आ गई बात? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं किनारे खिसक जाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटाऊं और आगे बढ़ूं। ले ली? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब मैं वापस आती हूं आपके मिटा देती हूं बेटा मैं। अब ये देखो, रेशों का द्वितीय प्रमुख गुण है फ्लैमेबिलिटी। जिसको हम बोलते हैं ज्वलनशीलता। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? ज्वलनशीलता। अब इस पॉइंट को आप समझो, रेशों का ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ज्वलनशीलता से क्या मतलब है कि अगर रेशों को हम आग के पास ले जाते हैं तो कितने कम समय में आग को पकड़ लेता है, उसकी जलने की प्रकृति कैसी है, यह देखा जाता है फ्लेमेबिलिटी में। आग, रेशों को अगर आग के पास आप ले गए और उसको देखो कि उसकी किस तरह से जलता है, कितने, और इसको नापते किससे हैं? टाइम से। किससे नापते इसको? समय से। कितने समय में रेशों ने आग को पकड़ा है, आग को पकड़ा है, कितने समय में रेशों ने आग को पकड़ा है। ठीक है, समझ गया बात को? कितने समय में रेशों ने आग को पकड़ा है, यह कहलाता है फ्लेमेबिलिटी। जैसे कपास का रेशा है, लिनन का रेशा है, रेशम का रेशा है, नायलॉन का रेशा है, पॉलिस्टर का रेशा है, सबके जलने के तरीके अलग अलग होते हैं। आज आप अपने घर में जाकर के इसका एक्सपेरिमेंट करना। आग तो आपके घर में ही है, एक मोमबत्ती जला लेना, और यार मोमबत्ती नहीं है घर में तो एक दीपक जला लेना। दीपक तो होगा सबके घरों में, तो जला के देखना कि सूती कपड़ा किस तरह से जलता है। वो धू धू करके जलता है थोड़ा, है ना, कागज की तरह उसमें स्मेल आती है। इसी तरह से रेशम का कपड़ा जला करके देखना,
उसका देखने का जलने का ढंग अलग होगा और उससे जो दुर्गंध आएगी वो आपकी आएगी अपना जो बाल होता है ना, बालों जैसी। ठीक है, इसी तरह से अगर नायलॉन का कपड़ा है ना, उसको जलाना तो देखोगे पिघलेगा टप 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 मोमबत्ती की तरह, है ना। आप सब गृहिणी हो, किचन में हम सब कौन सा कपड़ा लेते हैं? सूती कपड़ा लेते हैं ना, सूती कपड़े का यूज करते हैं ही नहीं करते हैं? हाँ, ये नहीं बोलो, सूती कपड़े का यूज करते हैं ना सर, है ना। तवा है, गरम पोंछना है या कढ़ाई लेना है पोंछना है। अगर सिंथेटिक कपड़े से आपने तवा पोंछ लिया, क्या होगा? आप देखोगे कि कपड़ा आपके तवे में ही चिपक जाएगा। इसका बढ़िया एग्जाम्पल तो आप देखोगे कि कभी आप प्रेस करने जाती हैं और गलती से प्रेस का टेम्परेचर हाई रहता है, आपने दुपट्टा किया या साड़ी किया, जहां से आपने प्रेस किया वहीं से वो चिपक जाता है आयरन जितना। और मेरे साथ हुआ है, मैंने ब्लाउज भी जलाए, मैंने इस तरह से दुपट्टा भी जलाए और मैंने साड़ी भी जलाए। इसलिए अब मैं करती हूँ तो कभी भी आंचल की तरफ से नहीं करती हूँ कि बाई चांस जल जाए तो अब मैं करती हूँ तो जो अपना साड़ी जहाँ से अपन पहनना प्रारंभ करते हैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि बाई चांस अगर जल भी गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर हम कोई अंदर की तरफ से काट करके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच से हमने किया, साड़ी खराब, आंचल की तरफ किया, बिल्कुल खराब। तो ये फ्लेमेबिलिटी कहलाती है कि किस तरह से कितने समय में हमारा रेशा जलता है। वर्तमान समय में आप देखती हो कि प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक की टेंट, प्लास्टिक की चादरें, प्लास्टिक के आपके टेबल क्लॉथ, सब प्लास्टिक का हो गया है या नायलॉन का हो गया है। सिंथेटिक कपड़े का ज़्यादा यूज कर रहे हैं साज सजावट में। अगर टेंट में कल्पना करो कि शादी ब्याह का टेंट है, हम गए शादी में, अभी बसंत पंचमी आने वाली है, खूब शादियां होगी, हो भी रही हैं। तो अगर वहाँ हम गए, आग लग गई शॉर्ट सर्किट से या किन्हीं कारणों से या बीड़ी सिगरेट पीने वाले से या कैसे भी, अब देखो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, 500 है, 1000 लोग हैं या 50 लोग हैं, उनको निकलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी आग पकड़ती है, इतनी जल्दी आग पकड़ती है तो सब द्रवित होती है। मतलब जहाँ लोग बैठे हैं वहीं चिपक चिपक के और सारा खत्म हो जाता है। इतनी जल्दी आग पकड़ती है कि बुझाने का भी अवसर नहीं मिलता है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रही थी? फ्लेमेबिलिटी को कैसे मापते हैं? टाइम से। याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लेमेबिलिटी को कैसे नापते हैं? समय से। समय कम होगा, बचने का अवसर कम होगा। समय ज्यादा होगा, आप बचने का अवसर ढूंढ निकालोगे समय से, फ्लेमेबिलिटी को। नेक्स्ट है आपकी एब्रेजन रेजिस्टेंस। इसको मैं बिठाती हूं। एब्रेजन रेजिस्टेंस मतलब रगड़ या घर्षण सहने की क्षमता, रगड़ या घर्षण सहने की क्षमता एब्रेजन रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहले भी मैंने इसी वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब वस्त्र मैले कुचैले हो जाते हैं उनको साफ करना पड़ता है ना, तभी पहनने योग्य होता है। और वस्त्र के कुछ हिस्सों में मैल ज्यादा जमता है अन्य अंगों की तुलना में। जैसे ये बांह है, जेंट्स का शर्ट का कॉफ है, हैं? कॉलर है, कांख वाला हिस्सा है, इसमें ज्यादा मैल जम जाता है। और जहां ज्यादा मैल जमेगा वहां क्या करोगे आप? ब्रश से रगड़ते हो, ब्रश से साफ करते हो, हाथ से रगड़ते हो, रगड़ के साफ करते हो, है ना? साफ करते हैं ना रगड़ के, कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। जब हम हाथ से उसको रगड़ के साफ करते हैं या ब्रश से रगड़ करके साफ करते हैं तो वस्त्र किसका बना हुआ है? रेशा का।
और अगर बार बार उसको रगड़ते हैं और अगर रेशों में टूटने की क्षमता होगी, फटने की क्षमता होगी, विदीर्ण होने की क्षमता होगी, बर्बाद होने की क्षमता होगी, तो रेशे वहीं से कट फट जाएंगे, रेशे वहीं से बर्बाद हो जाएंगे। फिर वैसे कपड़े की कीमत मार्केट में नहीं रहेगी। मान लो कोई कपड़ा आप खरीदते हो तो सोचते हो कि 6 महीना चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा, 4 महीने चले जाएंगे, कुछ तो चलेंगे भाई। अब कपड़ा लिए और 2-3 धुलाई में ही कपड़ा फटने लग गया, वैसा कपड़ा लेना कौन पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करना चाहता है। उपभोक्ता लेता है, अगर पैसा खर्च करता है तो 20 बार सोचता है। पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं सोचते हो, पर मैं तो सोचती हूँ। अगर मैं पैसा खर्च करती हूँ और मार्केट में कपड़ा खरीदने जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इसकी रंग कैसा है, क्या भैया धुलाई इसका आसान है, क्या इसको धोने के बाद हम पहन सकते हैं, पहनने के बाद धो सकते हैं, वॉश एंड वियर कपड़ा है, अगर है तो ही लेंगे, अगर नहीं है कहेंगे नहीं मैडम इसको तो आपको ड्राई क्लीनिंग कराना पड़ेगा। कब तक ड्राई क्लीनिंग कराएंगे, कितनी बार कराएंगे? ड्राई क्लीनिंग इतना महंगा हो गया है, एक साड़ी की धुलाई 100 रुपया से ऊपर हो गया, कितनी बार धोएंगे बताओ आप, कितनी बार कोट धोएंगे? अपन ऐसा कपड़ा लेते हैं जो वॉश एंड वियर है, जिसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी, एब्रेजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा है, जो बार बार धोने के बाद भी उनकी रेशे खराब नहीं होते हैं। आप अनुभव करो, देखो जा करके, जेंट्स के कपड़े सब ठीक रहते हैं, शर्ट भी, मैं तो देखती हूँ ना, अपने घर में भी देखती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी कपड़ा देखती हूँ, बेटी का भी कपड़ा देखती हूँ, कॉलर से ही फटता है, क्योंकि बार बार कॉलर के पास मैल जमता है और उसको रगड़ना पड़ता है और वहीं से वो कपड़ा फटता है, कॉलर के पास से। फिर शर्ट का ये जो कफ वाला पार्ट है ना, हाथ का कफ वाला पार्ट, ये ज्यादा रगड़ खाता है और यहीं से कपड़ा फटता है। इसमें खास करके जो ये सिरा वाला कपड़ा है, सिरे की तरफ से यहाँ से उसके रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं, फट जाते हैं कपड़े। और हम जो महिलाएं हैं उनके कपड़े कहाँ से फटते हैं? गर्दन की तरफ से। और ये कांख होता है ना, यहाँ पर भी मैल जम जाता है, पसीना जम जाता है, उसको हम रगड़ते हैं तो वहीं से हमारा ब्लाउज वगैरह फट जाता है। ये तो आप अनुभव देखो, खुद देखो। तो हम कैसा कपड़ा पसंद करते हैं? वैसा कपड़ा लेना पसंद करते हैं जिनका रेजिस्टेंस कैपेसिटी, रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता अधिक हो। जिनमें रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता कम होती है, वैसे कपड़े मार्केट में कम बिकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता इतना अमीर नहीं है। और अगर अमीर है तो चलो 50 कपड़े खरीद लेगा, उसका चलेगा। लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे जिनकी मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, तो कपड़ा लेने से पहले इस चीज को जरूर देखेगा कि हमारे वस्त्रों में एब्रेजन रेजिस्टेंस की क्षमता कितनी है। समझ गए बात को? आ गया समझ में अच्छी तरह से? अब हम चौथा पॉइंट पर चलते हैं, एब्रेजन रेजिस्टेंस सहन करने की क्षमता। तो जिन रेशों में रगड़ को सहन करने की क्षमता जितना अधिक होगा, ग्रेटर देन होगा, वो कपड़ा उतना ही अच्छा माना जाएगा। समझ गया बात को मैं क्या कहना चाह रही हूं? आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्लोथिंग टेक्सटाइल वाले बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, एब्रेजन रेजिस्टेंस, नाम से मत घबराना, रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता होती है। तो जहां ज्यादा वस्त्र गंदा होता है वहां पर हमको बार बार ज्यादा साबुन लगा करके या ज्यादा हमें डिटर्जेंट लगा करके उसको रगड़ना पड़ता उस एरिया को। और अगर वहां का रेशा निर्बल होगा, कमजोर होगा, फटने की क्षमता होगी, तो रेशा वहीं से टूट जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा और वस्त्र बेकार हो जाएगा। मान लो कॉलर ही कट गया, अब कोई जेंट्स उस फटे हुए कॉलर वाला शर्ट पहन करके ऑफिस जा सकेगा? नहीं जाएगा ना। या कफ फट गया है, बाकी पूरा शर्ट अच्छा है, उसको पहन के भी नहीं जा सकेगा? जाता है क्या? छोड़ देता है कि अरे फट गया शर्ट, अब दूसरा सिलवाएंगे। तो समझ गए बात को, एब्रेजन रेजिस्टेंस की क्षमता। अब मैं आपको बताती हूं केमिकल रिएक्शन। चौथा बिंदु है आपका केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक, केमिकल मतलब होता है रासायनिक अप्रतिक्रिया। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम मुझे बिल्कुल ही रेशों के गुण समझ में नहीं आता है, मैं कैसे पढ़ूं मैडम, याद ही नहीं होता, क्या करूं? तो रेशों के दो ही गुण है, एक तो भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, कि रसायन के प्रयोग में आने पर रेशों का क्या प्रभाव पड़ता है, रेशे कैसे किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मान लो आज सूती कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के कपड़े को आप जितने भी प्रकार के साबुन से, सोडा से, डिटर्जेंट से, लिक्विड से, ईजी से, जिससे चाहो धो, साबुन के रेशों पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है? सूती वस्त्र पर कॉटन का बने रेशा जो होता है, इस पर अगर आप क्षार, अल्कली जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्षार, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर क्षार कमजोर है, तनु है, कमजोर को कहते हैं तनु क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बहुत आपने ऐसा क्षार का उपयोग किया है जो तीव्र है, तो तीव्र क्षार का इस पर प्रभाव पड़ेगा, तीव्र क्षार का इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से जो आपके रेशम का कपड़ा है, तो रेशम के रेशों पर क्षार का, ये सूती रेशा की जगह पर इसको हटा करके अगर हम रेशमी रेशा लिखते हैं, रेशम का रेशा लिखते हैं बेटा, तो इस पर क्षार का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप विश्वास नहीं हो तो एक घर में अगर कोई रेशमी कपड़ा पड़ा हो, उसको धो करके देखना, जो पुराने हो गए हो, अब फट रहे हो, अभी पहनने के काम के नहीं, उसको साबुन से धो के देखना। आप देखोगे कि उसका रंग, उसकी चमक, उसका रेशा सब खराब हो जाता है, निर्बल हो जाता है, क्योंकि क्षार को सहन नहीं कर पाता है, क्षार को सहन नहीं कर पाता है। इसे कठोर साबुन से, खराब साबुन से, निम्न कोटि के साबुन से कतई नहीं धोना चाहिए। यही स्थिति आपके ऊन के रेशा में भी होती है। ऊन के रेशा में भी यही सेम कंडीशन मिलता है। उसमें भी क्षार का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं बताऊं, एक कहानी छोटी सी बताती हूँ, आप लोगों को टाइम लगेगा कि मैडम कहानी बताने लग गई पढ़ाते पढ़ाते। चलो, इंटरेस्टिंग के लिए। मेरी माँ, मेरे दादाजी थे, उन्होंने एक कंबल लाया। मेरी माँ, मैंने आंखों देखा हाल बता रही हूँ, और कंबल गंदा हो गया उनका। मेरे दादाजी कहे कि बेटा जरा से इस कंबल को तुम धो देना। मेरी माँ कही कि मेरे ससुर जी ने कहा है भैया कंबल धोने के लिए, तो मैं धो दूँ। उन्होंने क्या किया, मेरी माँ ने पहले बेटा तसला आता था, डेक्ची जिसको बोलते हो, तसला बोलते हो, अब स्टील का भगोना हो गया ना, पहले एल्युमिनियम का बड़ा सा तसला था। उसी में हम लोगों के कपड़े, जो सूती कपड़े होते थे, उन्हीं कपड़ों में, उसी में डाल करके सोडा के साथ उबाल करके, खौला करके फिर धोते थे हम लोग। नदी पर जाके, तालाब पर जा करके, या कुआं पर, जहाँ कहीं भी पानी का सोर्स था। आज की तरह घरों में जैसे नल है ना, उस तरह की नल की सुविधा नहीं थी गाँव में। अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं, तब नहीं था। कुआं से बाल्टी से पानी भर भर के और फिर हम उसको धोते थे। तो मेरी माँ ने क्या किया कि तसले में गर्म पानी डाला, सोडा डाला, और उसको कंबल डाल दिया, उबाल आया। और जब मेरी माँ धोने गई तो देखिए कंबल के चिथड़े चिथड़े हो गए। अब मेरी माँ डर गई कि अब क्या करें भाई, ये तो ऐसा हो गया, अब करें क्या करें, परेशान हो गई। फिर मेरे दादाजी दूसरे दिन बोले कि बेटा कंबल धुल गया क्या, सूख गया क्या, बड़ा ठंड लगा है, जरा दे देना। मेरी माँ तो लाज के मारे क्या कहे, उसको पता ही नहीं था कि वो तो ऊन का बना हुआ है। अगर इसको हमने क्षार के साथ गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो कंबल तो गल गया। फिर मेरी माँ शर्माते हुए, डरते हुए जाके बोली कि बाबूजी, मैंने तो इसको डाला था इसमें तसला में सोडा के साथ, और खौलाया तो आपके कंबल तो टुकड़े टुकड़े हो गए। बाबा जी हमारे बड़े शांत विचार के थे, दादाजी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फट गया, फटने दो, उसकी ज़िंदगी इतनी ही दिन थी, कंबल इतने ही दिन का था। तो कहने का अर्थ है कि जब कभी भी ऊनी रेशों को आप सोडा से धोओगे, कठोर साबुन से धोओगे, ऊनी का रेशा, रेशमी का रेशा खराब हो जाएगा। उस पर ऊपर से अगर आप उबाल दोगे और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कभी भी ऊनी रेशा को, कभी भी रेशमी रेशा को आप कठोर साबुन से नहीं धोएं, एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी है। तो ये जो है ना, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको क्लास में कि रेशम का जो रेशा होता है वह क्षार का तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अम्ल में
तनु अम्ल, कौन सा अम्ल? डाइल्यूट अम्ल, इसका कम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी हम रेशमी रेशों को रंगते हैं तो एसिडिक रंग, जिसकी प्रकृति, जिन रंगों की प्रकृति, जिन डाइज की प्रकृति एसिडिक होती है, उसको ही हम काम में लेते हैं, बाकी को हम काम में नहीं लेते हैं। इसके बाद आता है एक ब्लीचिंग। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात आती है, 4 चीज याद रखना आप। कौन सा? एक तो अम्ल का प्रभाव, दूसरा क्षार का प्रभाव, और तीसरा आपका ब्लीचिंग का प्रभाव। ब्लीचिंग, विरंजक, मतलब देखो जहां कहीं भी दाग धब्बे लग जाते हैं वहां पर हम ब्लीचिंग का इफेक्ट यूज करते हैं। कौन सा ब्लीचिंग है? विरंजक कौन सा है? अगर हार्ड विरंजक आप यूज करोगे, हार्ड ब्लीचेज का यूज करोगे तो वहां से आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, रंग उड़ जाएगा। दाग तो छुड़ाएगा, साथ के साथ ये रंग को भी छुड़ा देगा हार्ड ब्लीचेज। ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जो हल्का ब्लीचेज है, अब मैं विरंजक पढ़ाऊंगी, ये अलग एक बड़ा सा चैप्टर है, तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी कि कौन सा ऑक्सीकारक विरंजक है और कौन सा अवकारक विरंजक है, और कहां पर ऑक्सीकारक विरंजक का यूज करना चाहिए और कहां पर अवकारक विरंजक का यूज करना चाहिए। मैं डिटेल से, अलग चैप्टर है तो मैं अलग पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको पता समझ में आ गया, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, अब विरंजक का प्रभाव। ये 3 चीजें जो होती हैं एक केमिकल रिएक्शंस में देखी जाती हैं। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, जो बहुत जिद्दी दाग है, छूट ही नहीं रहा है, तो क्या करें? विरंजक का उपयोग करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर का पार्ट 2, जो मेरा बचा हुआ रह गया था, भाग 2 मैंने पढ़ाया है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो बेटा आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। आपके कमेंट और आपके लाइक ही मुझे उत्साह देते हैं। जैसे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका उत्साह देता है, आप पढ़ते हो, उसी तरह से हमें भी ये उत्साह देता है और मैं आगे काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। आप कहते हो मैडम, कई बच्चों ने अच्छे कमेंट लिखे कि मैडम इस उम्र में भी आप इतना काम कर लेते हो। बेटा इस उम्र में मैंने 45 बुक्स लिखे हैं। कितने? 45, जितने आप पढ़ नहीं पाते हो। आप एक मोटी किताब नहीं पढ़ पाते हो, मैडम ने उतनी किताबें लिख के रखी। तो कौन है? अंदर का मोटिवेशन, अंदर की चीजें जो उसको करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाजत। बाय बाय। चाहो तो आप इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट।